आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनकी जयंती पर भावपूर्ण स्मरण किया। वहीं सीएम ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाज सेवी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कहा कि पंडित पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली, बेगार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। उनका संघर्षशील और प्रेरणादायी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वहीं अल्मोड़ा जिले के खूंट में रविवार को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके पैतृक गांव में बीजेपी सांसद अजय टम्टा, कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी सहित कई लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। ये तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। सांसद अजय टम्टा ने गोविंद बल्लभ जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज उनकी जन्मस्थली में हम लोग जयंती मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ये हम सब लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष का हमारे इस अल्मोड़े और इस अल्मोड़ा विधानसभा में जन्म हुआ है और उस महान व्यक्ति ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे साइमन कमीशन हो या विभिन्न आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही है और उस समय जब समाज में भेदभाव, छुआछूत था और उसको मिटाने के लिए भी उन्होंने एक अग्रणी पहल करी थी। क्योंकि हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि उस समय की बहुत ही विषम परिस्थितियाँ रही होती होंगी और चूँकि गोरों का शासन था उस समय भी इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जब बहुत ही संसाधन विहीन ये क्षेत्र था, यहाँ उन्होंने अध्यापन का काम करने के बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों में जाकर के पढ़ाई किया, वकालत की और संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े। वहीं अल्मोड़ा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती कोसी कटारमल के पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई और इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील नौटियाल ने कहा है कि संस्थान के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्य है हिमालय के पर्यावरण और आर्थिक संरक्षण पर शोध करना, जैव विविधता का संरक्षण, हिमालयी क्षेत्र में जल संरक्षण की वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन में बदलाव के कारण हो रहे प्रभाव के अनुसार स्थानीय लोगों को ढालना उत्तरदायित्व है। संस्थान ने 2022 में 185 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। मिशन 2040 तक संस्थान को हिमालयी प्रबंधन का लक्ष्य प्राप्त करना है। अपने संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, 1, दूसरा वनों का संवर्धन हो सके, 2 और तीसरा यहाँ के निवासियों की आजीविका की वृद्धि भी हो सके। तो एक सतत परिदृश्य में वो अपना लेक्चर दे रहे हैं और हमारा संस्थान भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था। और आज के परिदृश्य में आज के बाद जो हमने कार्य करना शुरू किया है भी कुछ समय पहले, आप देख रहे हैं जलवायु में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के हिसाब से हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के पास परंपरागत ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान इतना अभी कारगर नहीं हो रहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ठोस व्यवस्था बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है। इस संबंध में विधानसभा सभागार में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 6 महीने के भीतर ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही इस लक्ष्य को युद्ध स्तर पर हासिल करने का निर्णय भी लिया गया है। बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौवंश संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गौ सदनों में रखा जाएगा। जहां गौशालाएं नहीं बनी हैं, उन स्थानों पर भी प्राथमिकता के साथ गौशालाएं बनवाई जाएंगी। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने यह भी कहा है कि हमारी संस्कृति में गौ, गंगा, गणेश और गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जिलाधिकारियों को आपको बता दें कि सदनों के निर्माण के लिए जमीन के चिन्हितीकरण की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राज्य में लगभग 17,500 निराश्रित गौवंश हैं। अगले 6 महीने में इनके लिए गौशालाओं के निर्माण तथा उनकी क्षति को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाएगा। गौवंश की रक्षा करने के लिए और जो आवारा गौएं जो हैं सड़कों पे घूमती रहती हैं उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज में घूमती रहती हैं उनको जो है जो गौशाला जहाँ पर विधिवत बनी है वहाँ पर रखा जाएगा और जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमने वार फुटिंग में ये काम करने का प्रबंध किया है। कोशिश हमारी यही है कि अगले 6 महीने में हम टारगेट करके वॉर फुटिंग पे काम करके जो हमारी गौ माता है उनको संरक्षण देने का काम करें, उनको गौशाला में भेजने का काम करें। और जो सबसे बड़ी उत्तराखंड की आज समस्या है, चाहे वो किसानों को ले लीजिए, चाहे वो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो हमारे गायों को समस्या आ रही है, उनको उसका कहीं ना कहीं एक समाधान ढूंढने के लिए आज ये कमेटी बैठी है। मैं धन्यवाद करता हूँ दोनों मंत्रीगण का, समस्त अधिकारियों का। जितनी भी गौशालाओं की जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को दी थी, जो ज़मीनों का चिन्हीकरण करके और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई क्या हुई उसके लिए हमने समीक्षा की है और आज उसकी जो जानकारी मिली है ये शुरुआती बैठक है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद इस प्रकार की पहली बैठक है। इस प्रकार की पहली बैठक में इस प्रकार का जो भी हमारे पास जानकारी आई है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, चूँकि आप जानते हैं हम लोग तो गौ भक्त हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और हम लोग तो गौ, गंगा और गणेश गायत्री के लिए काम हमेशा करने वाले लोग। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया है। इसके बाद एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन की कम अवधि को लेकर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जनता और विपक्ष के सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सरकार ने सदन के नियमों की अनदेखी करने का काम किया है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा सवालों से बचने की रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही उपनल के कर्मचारियों को सरकार बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में अफसरशाही पूरी तरीके से बेलगाम हो गई है। प्रदेश में दिन और रात नदियां खोदी जा रही है, भू माफियाओं का राज चल रहा है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरा बजट करने के लिए 6 महीने अभी मेरे ख्याल से 14-15 तारीख को होते, लेकिन उससे पहले इन्होंने सदन आहूत किया। मनसा क्या थी? जो 5 तारीख का इलेक्शन था, उपचुनाव था, उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। जो हमारे स्वर्गीय चंदन राम दास जी दिवंगत हो गए, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन उपचुनाव में लाइव टेलीकास्ट करने की क्या जरूरत थी? और उस दिन शिक्षक दिवस भी था, 7 तारीख को जन्माष्टमी थी। तो स्पष्ट है कि सरकार इन प्रकार किसी तरह से बजट पारित कर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना चाहती है। ये साफ जाहिर हो चुका है। अनुपूर वहीं पूर्व यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने एक नई पार्टी का गठन कर लिया है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के गठन होने से उत्तराखंड लोक क्रांति दल का दामन छोड़कर कार्यकर्ताओं ने शिव प्रसाद सेमवाल के साथ वो जुड़ गए हैं। इस पार्टी का उद्देश्य प्रदेश की मूलभूत समस्याओं से प्रदेश की जनता को निजात दिलाना है। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने ये बताया है कि प्रथम चरण में नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों को उतारा जाएगा।
उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालय में छात्र संघ के इलेक्शन में भी मुख्य रूप से हमारी पार्टी की भूमिका रहने वाली है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है, तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी रीजनल पार्टी है जिसकी एक राष्ट्रवादी सोच है और हमारा ये साफ साफ मानना है कि राज्य सेवा से ही राष्ट्र सेवा सही हो सकती है। जो व्यक्ति अपने राज्य से, अपने प्रदेश से प्रेम नहीं कर सकता, वो अपने राष्ट्र से और देश से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के जो बेसिक कोर इशूज़ हैं वो हमारी प्राथमिकता में रहे। दिल्ली के तमाम उदाहरण और प्रदेश के तमाम उदाहरणों को लेकर के हमने ये बात देखी है कि गठबंधनों का कोई भी इतिहास जो है सुखद नहीं रहा है। इसलिए हम लोग किसी भी तरीके से, चाहे एक सीट भी आए या कभी बहुमत के लिए एक सीट की भी कमी पड़े, हम लोग किसी भी हालत में ना तो दिल्ली में गठबंधन करेंगे ना प्रदेश में करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के सोडा सिरौली में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। महिला की उम्र 25 से 30 साल की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। साथ ही पुलिस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डोईवाला पुलिस ने एटीएम में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को 2,70,000 रुपए, मास्टर चाबियों और एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने ये बताया है कि ये सभी आरोपी दिल्ली के निवासी हैं और उत्तराखंड में घूमने के बहाने आकर एकांत में स्थित गार्ड रहित आपको बता दें कि एटीएम में जाकर पहले रैकी करते और फिर मौका देखकर एटीएम में रुपए निकालने वाले स्थान पर एक काले रंग की 9-10 इंच लंबी और वहीं आपको बता दें कि 2 इंच चौड़ी काले रंग की फाइबर की पट्टी लगा देते हैं, जिससे कोई व्यक्ति जब एटीएम में रुपए निकलवाना जाता है तो रुपए उसके खाते से तो कट जाते हैं पर एटीएम से बाहर नहीं आ पाए तथा एटीएम में वो फंस जाते हैं। अभियुक्तों में से एक व्यक्ति एटीएम के अंदर बने केबिन में पहले से ही छुपा रहता है तथा रुपए निकलवाने वाले व्यक्ति के बाहर जाते ही अपने पास उपलब्ध मास्टर की नकली चाबी से एटीएम खोलकर एटीएम में फंसे रुपए निकाल लेता है। उसके बाद फिर उस काली पट्टी को एटीएम के रुपए निकासी वाले स्थान पर लगा देता है। कस्टमर गया, उसने एटीएम में जाकर के उन्होंने अपना पूरा ऑपरेट किया, पैसे निकलने की आवाज़ भी आई लेकिन पैसा बाहर नहीं निकला। कस्टमर गफलत में रहता है कि इसका मेरा मशीन ख़राब है या मेरा पैसा अगर निकला है तो पुनः क्रेडिट हो जाएगा है। और इनका एक मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये लोग करते क्या थे, ये बेसिकली छुट्टी के दिन, इवनिंग या छुट्टी के दिन, ताकि जो है अगर कस्टमर कोई दिक्कत हो तो कस्टमर जो है बैंक में जाने के लिए वो कम से कम 1 दिन टाइम मिल जाए और जब कस्टमर केयर को कॉल करेगा तो उसमें प्रॉपर तुरंत रिस्पॉन्ड होगा। इस खामी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको किया है। टीम को मेरी तरफ से 20,000 लेना और इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग शेष है, 2 भागे। हरिद्वार में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी है। इस अभियान में आबकारी विभाग ड्रोन के माध्यम से छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। हरिद्वार के प्रतापपुर बाण गंगा में ड्रोन से सर्च अभियान जारी है। ड्रोन से की गई तलाशी में भारी मात्रा में शराब बनाने का लहन नष्ट किया गया है। हरिद्वार, रुड़की और लक्सर की संयुक्त कार्रवाई में आबकारी विभाग को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही ग्राम सहीपुर में 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। मसूरी में प्रशासन ने कई होटलों की ओर से खुले में सीवरेज छोड़े जाने और गंदगी फैलाने को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की ओर से मसूरी के 3 होटल को सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके बाद होटल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। एसडीएम के आदेश के बाद मसूरी नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में गढ़वाल जल संस्थान और पुलिस की टीम मसूरी पार्क होटल, मोसैक होटल और होटल डाइव इन मसूरी को सील करने वो पहुंची और इसका मसूरी होटल एसोसिएशन की ओर से विरोध भी किया गया। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और उत्तराखंड होटल
एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा है कि दिल्ली में G20 सम्मेलन होने के कारण मसूरी में पर्यटकों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में मसूरी के प्रतिष्ठित होटलों पर सीलिंग की कार्रवाई से पर्यटन व्यवसाय में बुरा असर पड़ेगा। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम मसूरी से बात कर होटलों में सीलिंग की कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि एकाएक होटलों पर सीलिंग की कार्रवाई से होटल में रह रहे पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे में पर्यटन को देखते हुए इसकी दृष्टि से इसका बुरा असर मसूरी के पर्यटन